नमस्कार, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर, और आज इसमें जो अपना टॉपिक है औरंगजेब। ठीक है, और यह औरंगजेब की जो क्लास है वो तीसरी है, पार्ट थर्ड। क्लियर। इससे पिछले वाली क्लास में बच्चों हमने औरंगजेब का जीवन परिचय, उसकी परिस्थितियां, उसके समय में हुए जाटों के विद्रोह, सत्तानियों के विद्रोह, राजपूत नीति की थोड़ी सी चर्चा की थी। और राजपूत नीति के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर की जो रियासत थी, मारवाड़ की रियासत थी, उसको खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित करने के बाद उस पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए, किंतु दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ पर पुनः जसवंत सिंह जी की नियुक्ति करवाई और उन्हें वहां का राजा बनवाया। और मेवाड़ के राजा राज सिंह का सहयोग लिया, और औरंगजेब ने जब शहजादे अकबर को वहाँ भेजा और उसे अपने पक्ष में कर लिया, और दोरई नामक स्थान पर उन्होंने युद्ध करने के लिए पहुंचे, किंतु दुर्गादास जी राठौड़ उसके खेमे को लूटकर वापस मेवाड़ लौट गए। और अकबर को जब ये पता पड़ा कि इस तरह की कोई घटना घट गई है, तो वह भी वापस मेवाड़ की ओर आ गए। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर को संभाजी के पास भेज दिया, जो शिवाजी के मराठा पुत्र थे। वहां पर भेजने के बाद औरंगजेब ने नेक्स्ट क्या कार्य किए, इसकी आगे चर्चा हम करेंगे। अतः राजपूत नीति में हमने प्रारंभिक जो परिस्थितियां भी उनको पढ़ा था। अब औरंगजेब मेवाड़ की ओर अग्रसर हुआ। उसने महाराणा राज सिंह के समस्त राज्य पर जजिया कर लगाने को कहा। सॉरी, ये तो हो गया। हाँ, यहाँ पढ़ा था हमने, दुर्गादास राठौड़ को इस बात का पता चला कि अकबर और राजपूतों के मेल मिलाप का असफल होना अकबर के विश्वासघात के कारण नहीं, वरन औरंगजेब के छल के कारण हुआ था। अब उसने अकबर को अपने संरक्षण में रख लिया और राजपूताना तथा खानदेश की खतरनाक यात्रा कर उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास दरबार में भेज दिया। लेकिन संभाजी को केवल ऐसा भारतीय नरेशी था, यानी उस समय संभाजी एक ऐसे थे जो भगोड़े राजकुमार की मदद कर सकते थे। इससे पहले कि अकबर मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए करके राज्य की शांति को भंग कर सके, सम्राट ने उदयपुर के महाराणा से संधि कर ली, यानी राज सिंह से औरंगजेब ने संधि कर ली। उसके बाद वह दक्षिण की ओर इस इरादे से गया कि कहीं अकबर भारत का सम्राट बनने के अकबर के सुनहरे सपने को भंग कर दे। यानी औरंगजेब अब दक्षिण गया और अकबर को जो उस पर सपना देखता था उसको भंग करना था। महाराणा जयसिंह को भी सदा शाही सेना के हमले का भय बना रहता था, अतः सम्राट से संधि करना उतना ही उत्सुक था। इस कारण 24 जून 1681 को दोनों के मध्य संधि हो गई। अतः उन्हें 5000 का मनसबदार नियुक्त किया, किंतु मारवाड़ से संधि नहीं की। अगले 27 वर्षों तक मुगल और मारवाड़ लड़ते रहे। इस कारण उन्हें वफादार सिसोदियों और राठौड़ों की मुगलों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। हाड़ा और गोंड राजपूतों ने भी उनकी नीति का अनुसरण किया, यानी हाड़ा जो थे कोटा के और अन्य जो राजपूत थे उन्होंने भी निरंतर औरंगजेब से युद्ध ही लड़ा था। मुगल सत्ता की जड़ें खोद डाली। औरंगजेब एक विशाल सेना सहित दक्षिण की ओर पहुंचा। नवंबर माह में वह बुरहानपुर पहुंचा। 1 अप्रैल 1682 को औरंगाबाद पहुंचा। जब तक औरंगजेब दक्षिण में रहा तब तक मारवाड़ में विद्रोह शांत नहीं हुआ। देशभक्ति राठौड़ लोग जिन्होंने पहाड़ियों और मरुभूमि पर अधिकार जमा रखा था, अक्सर मैदान में आकर मुगल चौकियों पर हमला करते
और उनके आवागमन तथा रक्षा के मार्गों को बंद कर देते। इस प्रकार लोगों जोधपुर के मुगल राज्यपाल को तंग करते और उसे राज्य पर पूर्ण रूप से अधिकार जमाने तक का समय नहीं दिया। राठौड़ों के स्वतंत्रता संग्राम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला 1681 से 87 तक, जब यह जन संग्राम रहा क्योंकि अजीत सिंह उस समय बच्चा था और प्रसिद्ध राठौड़ दुर्गादास राठौड़ दक्षिण में था। राठौड़ों में ऐसा केंद्रीय अधिकारी नहीं था जो अकेला मुगलों से टक्कर लेता, वरन गोरिल्ला दस्ते अनेक स्थानों पर मुगलों पर आक्रमण करते थे। इस कारण मुगल राज्यपालों को नियमित शासन प्रबंध स्थापित करने का न तो समय मिल पाता और न ही विश्राम। यानी पहले भाग में दुर्गादास जी दक्षिण में थे, वो अकबर को छोड़ने गए थे। उस समय इन लोगों ने गोरिल्ला युद्ध से मुगलों के दांत खट्टे किए। दूसरा समय है 1687 से 1701, जब दुर्गादास जी ने जो दक्षिण से लौट आए राठौड़ों का नेतृत्व किया। बूंदी के दुर्जनसाल हाडा के सहयोग से उन्होंने मारवाड़ के मैदान साफ कर दिए और मेवात और दिल्ली तक मुगलों की सीमाओं में प्रवेश किया और आक्रमण किए। यद्यपि 1690 में उसने अजमेर के राज्यपाल को हरा दिया, परंतु मारवाड़ के नए राज्यपाल शुजात खान ने, जो एक योग्य व्यक्ति था, स्थानीय राठौड़ सरदारों से गुप्त संधियां कर ली, जिसके अनुसार उन्हें चौथ और चुंगी करों की सरकारी आय का चौथा भाग देता था। इस कारण दुर्गादास राठौड़ पुनः प्राप्त कर सका, परंतु बाद में दुर्गादास ने सम्राट से संधि कर ली, जिसके अनुसार उसे अकबर की पुत्री सफिया तुनिस्सा तथा पुत्र बुलंद अख्तर को सम्राट के हाथों में सौंपने को राजी कर लिया। यानी अकबर के जो बेटा और बेटी थी वह दुर्गादास राठौड़ के पास थी, जिसमें पुत्री सफिया तुनिस्सा और पुत्र था बुलंद अख्तर को राजी कर लिया। इसके बदले सम्राट ने दुर्गादास राठौड़ को 3000 का मनसब तथा गुजरात में पाटन का सेनानायक नियुक्त किया। अजीत सिंह को जालोर, सांचौर, सिवाना के परगने की जागीर के रूप में दिए तथा उसे सरकारी नौकरी दी, परंतु उसे अपने राज्य में बहाल नहीं किया। इस संग्राम का तीसरा दौर 1701 से 1707 तक रहा। इस समय अजीत सिंह ने मेवाड़ पुनः प्राप्त कर अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लिया। 1701 में आजम शाह को जोधपुर का मुगल राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने वहाँ के राठौड़ों को नाराज कर दिया। सम्राट राठौड़ योद्धा दुर्गादास को कैद करना और या उन्हें मरवाना चाहता था। इस कारण वह मारवाड़ से भाग गए। वहाँ अजीत सिंह ने उसका साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस बार औरंगजेब को मजबूर अजीत सिंह से संधि करनी पड़ी। सम्राट ने उसको मेटा की जागीर के रूप में प्रदान किया। दुर्गादास राठौड़ ने भी थोड़े समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सम्राट ने उसे गुजरात के पुराने पद पर नौकरी पर बहाल कर दिया, परंतु 1706 में जब मराठों ने गुजरात पर आक्रमण किया तो अजीत सिंह और दुर्गादास ने पुनः मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। दुर्गादास को कोली राज्य में भगा दिया गया, परंतु मुगल सम्राट के अधीनस्थ नरेश मुहक्कम सिंह को हरा देने के कारण अजीत सिंह ने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु का समाचार राजस्थान पहुंचा तो अजीत सिंह ने राज्यपाल को आक्रमण कर उसे मारवाड़ से भगा दिया। सोजत पाली मेरठा भी मुगलों से छीनकर 1607 में वह अपने आप को महाराजा घोषित उसने कर दिया। इस प्रकार ये मेवाड़ राजपूतों और औरंगजेब के संबंध सदैव एक दूसरे के विरोधी बने रहे। नेक्स्ट अगला है 1681 में भारत के अन्य भागों की दशा, यानी जब औरंगजेब के समय में राजपूतों से जो निरंतर लड़ाइयाँ हो रही थी, उसी समय अन्य भारत में क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। उत्तरी भारत में औरंगजेब की दीर्घकालीन अनुपस्थिति, दक्षिण के असीम युद्धों में पेशवा को पानी की तरह बहाना, मनुष्य की मृत्यु को प्राप्त करना आने, उत्तर भारत के मध्य श्रेणी के सरदारों के हाथ में थोड़ी सी सेना के साथ दस्ते सहित सौंप देना, आय के सीमित साधनों कारण देश में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। यानी औरंगजेब ने अपनी धर्मांध नीति के फलस्वरूप संपूर्ण भारत में एक तरह विद्रोह खड़ा करवा दिया और जिससे अशांति, देश में अशांति और अव्यवस्था फैल गई। इसके अलावा मारवाड़ के राठौड़ों से स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के कुछ अन्य भागों में शाही अधिकारियों को तुच्छ मानने के कारण कठिन मुकाबला होने के बावजूद मालवा, बिहार, बुंदेलखंड में हिंदुओं से भयंकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। बंगाल में 1686 में अंग्रेज व्यापारियों ने भी विद्रोह कर दिया। गोडावन का जंगली प्रदेश 17वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों तक अशांत रहा। औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न नीति से तंग आकर राज्य पाने का लालच में देवगढ़ व चंदा जिन दो भागों
में गोंडवाना बटा था कि राज परिवारों को ने इस्लाम अंगीकार कर लिया, परंतु फिर भी वे अपने राज्य को बचाने में असफल रहे। 17वीं शताब्दी के अंत में मराठा लोग गुजरात तथा मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के लोगों को तंग करते थे। मराठों ने मालवा के प्रथम धवा कृष्णा सावंत के नेतृत्व में 1699 में किया दामोनी के निकट लूटमार की। इसके पश्चात मराठा बरार आक्रमण करते रहे। स्थानीय जमींदारों और सहयोगियों को उन्होंने खानदेश और मालवा लूटा। 1706 में दानाजी यादव ने गुजरात में प्रवेश कर मुगलों के सैनिक दस्तों को हराकर 2 सेनानायकों सफदर खां बाबी और नज़र खां अली को कैद कर लिया। फिर उसने प्रांतों के सहायक राज्यपाल अब्दुल हमीद खां को परास्त कर उनके अधिकारियों को कैद कर लिया। उनके समस्त देरों को खूब लूटा। इस्माइलिया तथा दाऊजी बोरा के धार्मिक नेताओं को जो सिया के थे कैद कर औरंगजेब ने गुजरात की जनता को रुष्ट कर दिया। उसकी इस निर्बुद्ध नीति से प्रांत में असंतोष फैल गया, यानी मराठे निरंतर उन पर धावा बोल रहे थे उसकी धर्मांध नीति के फलस्वरूप। बुंदेलखंड स्थित ओरछा के राजा चंपत राय के पुत्र छत्रसाल उत्तरी भारत में औरंगजेब का महापराक्रमी तथा सफल शत्रु था। जब 1661 में केवल शाही शक्ति के कारण चंपत राय को मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा था, उस समय छत्रसाल ने मुगल सम्राट के यहाँ एक शूद्र कप्तान के रूप में नौकरी की थी। दक्षिण में वह राजा जयसिंह के नेतृत्व में भी युद्ध किए। शिवाजी द्वारा मुगलों का विरोध करने में उसे प्रेरणा मिली, यानी चंपत राय जी जब दक्षिण में गए किंतु शिवाजी ने जो युद्ध किया उससे चंपत राय को भी प्रेरणा मिली और अपनी समस्त सेवा मराठा योद्धा शिवाजी को मुगल सेना की शक्ति को नष्ट करने के लिए अर्पित कर दी। परंतु शिवाजी ने उसे अपने ही प्रांत बुंदेलखंड जाकर विद्रोह भड़काने के लिए सलाह दी, यानी शिवाजी ने चंपत राय को कहा आप भी अपने राज्य में जाइए और वहाँ विद्रोह को भड़काइए इस राजा के विरुद्ध, ताकि मुगलों का ध्यान उसकी कहीं और बट जाए। छत्रसाल बुंदेलखंड लौट आया। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आई हिंदू जनता ने उसका स्वागत किया। अधिक संख्या में लोग उसके साथ मिल गए और उन्होंने छत्रसाल को बुंदेलखंड का राजा निर्वाचित कर दिया। उसने दामोनी तथा सिरोंज पर आक्रमण करके मुगल सेनाओं को परास्त कर दिया। जब वह आसपास के मुगल साम्राज्य के जिलों से चोट वसूल करने लगा, कुछ ही वर्षों में छत्रसाल ने कालिंजा के और दामोनी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और समस्त मालवा को विध्वंस कर दिया। उसने इतनी महान सफलता प्राप्त कर ली कि 1705 ईस्वी में विवश होकर औरंगजेब को उसके साथ संधि करनी पड़ी। छत्रसाल को 4000 का मनसबदार नियुक्त किया और दक्षिणी सेना का एक पद भी दिया। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाने पर छत्रसाल ने अपने को स्थिर स्वतंत्र शासक बनाने के लिए बुंदेलखंड लौट आया। इस प्रकार ये भारत के अन्य राज्यों में भी जो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह हुए उसके बारे में परिचर्चा की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आजीवन औरंगजेब जो दक्षिण के प्रति जो उसने नीति जारी की वह उसकी मृत्यु का कारण भी बनी, यानी वह दक्षिण में गया और वापस कभी न लौटा क्योंकि निरंतर शिवाजी से उसे युद्ध करना पड़ा और यह युद्ध उसकी मृत्यु के बाद तक जारी रहा। अपने शासनकाल के प्रथम अर्धकाल में औरंगजेब ने दक्षिण के प्रबंध को अपने राज्यपाल के हाथों में ही छोड़ रखा था, यानी औरंगजेब जब उत्तरी भारत में शासक बनने के लिए आया तो वहाँ का जो प्रबंध है अपने खास राज्यपालों के हाथ में छोड़ रखा था, जिन्हें बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों के साथ व्यवहार करने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हुई। यानी ये जो 2 राज्य थे उनके साथ औरंगजेब के अच्छे संबंध थे, अतः उस राज्यपाल को वहाँ पर कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं आई क्योंकि दोनों राज्य उस समय हास की हालत में थे। गोलकुंडा की अपेक्षा बीजापुर अधिक संघर्ष तथा शक्तिशाली था। इस कारण बीजापुर के विरुद्ध अनेक बार शाही सेनाओं ने मोर्चा लिया। गोलकुंडा नरेश अब्दुल कुतुब शाह अकर्मण्य और विलासप्रिय था, जो अपना अधिकांश समय स्त्रियों के संसर्ग में व्यतीत करता था। उसने राज्य का शासन प्रबंध अपने अधिकारियों के हाथ में सौंप रखा था। उसका उत्तराधिकारी अबुल हसन भी इसी प्रवृत्ति का था, यानी बाप बेटे दोनों ही कुमार्ग पर जा रहे थे। उसके राज्य का शासन प्रबंध मदन और अकन नामक 2 ब्राह्मण मंत्रियों के हाथ में था। मदन और अकन ये दोनों ब्राह्मण थे और इनके हाथ में शासन था गोलकुंडा का।
अपने रक्षा के लिए शिवाजी के साथ एक संधि कर ली, जिसके अनुसार शिवाजी को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा कर लिया। यानी गोलकुंडा ने 5 लाख रुपए मराठों को दिए और शांति अपने यहाँ पर स्थापित करने की बात की। जो ही औरंगजेब उत्तराधिकारी संघर्ष से मुक्त हुआ, उसने 1665 में प्रारंभ काल में जयपुर नरेश जयसिंह को बीजापुर नरेश को अगस्त 1657 को संधि की शर्तों को पूरा करने में टालमटोल करने के कारण दंड देने के लिए भेजा। जयसिंह को भेजने का कारण शिवाजी का दमन करना भी था। सबसे पहले राजपूत सेनापति जयसिंह ने शिवाजी की एक लड़ाई की और उसे नीचा दिखाया, जिसके फलस्वरूप 1665 में पुरंदर की संधि हो गई। जब जयसिंह ने शिवाजी के सहयोग से, जो मुगलों का मित्र बन गया, बीजापुर पर आक्रमण किया। प्रारंभ लड़ाई में बीजापुर नेताओं ने मुगलों को गोरिल्ला युद्ध से तंग किया, तो भी जयसिंह आगे बढ़ गया। बीजापुर के किले से 12 मील दूर आ गया। बीजापुर के सुल्तान ने अपनी राजधानी में और भी रक्षात्मक साधनों का प्रयोग कर अपना मोर्चा काफ़ी मजबूत बनाया। उसने आसपास के 6 मील तक प्रदेश को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, ताकि बढ़ते सैनिकों को खाने पीने का कोई साधन न मिल सके। जयसिंह की योजना बीजापुर के दुर्ग को अचानक आक्रमण कर विजय करने की थी, परंतु बीजापुरी सेना की सतर्कता के कारण आक्रमण संभव नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप जयसिंह ने लौटने का निश्चय किया, परंतु बीजापुरियों ने उस समय आक्रमण किया और उसे 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिसमें उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ी। इसके साथ साथ मुगलों का मित्र शिवाजी भी पन्हला दुर्ग को प्राप्त करने में असफल हुआ। बड़ी भारी हानि उठाने के बाद जयसिंह औरंगाबाद लौट आया। इस वजह से बीजापुर की शक्ति बढ़ गई। गोलकुंडा में भी उसके साथ मेल कर लिया, यानी गोलकुंडा और बीजापुर अब एक हो गए। औरंगजेब ने जयसिंह की इस पराजय का दोष लगाकर उसे दरबार में बुला लिया। इससे दुखी होकर जयसिंह लौटते राह में बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 10 वर्षों तक बीजापुर पर मुगलों ने कोई आक्रमण नहीं किया। उस समय अली आदिल शाह द्वितीय बीजापुर का सुल्तान बना। उसने अब्दुल मोहम्मद नाम के एक योग्य मंत्री के हाथ में प्रशासन का भार सौंप दिया, जिससे राज्य में सुख और शांति छा गई। सुल्तान की मृत्यु 1672 में हुई। सिकंदर आदिल शाह नामक 4 साल का राजा बनाया गया। बीजापुर के सामंत 2 दलों में विभक्त हो गए। एक दल जो अफगानों का था, दूसरा दल जो दक्षिण और एबिसिनियन लोगों का था। इस प्रकार सामंतों में गृह युद्ध फैल गया। इस अवसर का लाभ उठाकर राज्यपाल बहादुर खान ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, जो औरंगजेब का था, परंतु परास्त हुआ। इस पर सम्राट अत्यंत अप्रसन्न हुआ। सम्राट ने बहादुर खान को वापस बुला लिया और दिलेर खान को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया। दिलेर खान बीजापुर के मंत्री सिद्दी मोहम्मद के साथ षड्यंत्र करके बीजापुर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक अधीनता में लाने का सफल हो गया। औरंगजेब ने अपने पुत्र आजम को साथ शादी होने के कारण सुल्तान ने अपनी पुत्री को दिल्ली भेज दिया, परंतु शिवाजी के साथ गुप्त संधि करके मसूद को ने शीघ्र ही दिलेर खान को रुष्ट कर दिया। उसने दिलेर खान से पुनः संधि की। दिलेर खान ने बीजापुर की सहायता के लिए उसके सहयोग से भोपालगढ़ को मराठों से छीन लेने की एक सेना भेजी। बीजापुर के सामंतों के कारण गृह युद्ध के कारण वहाँ अराजकता का साम्राज्य था। इस अवसर का लाभ उठाकर दिलेर खान ने अपनी मनोनीत के पक्ष में मसूद को मंत्री पद से अलग हो जाना को कहा, परंतु मसूद ने मानने से इनकार कर दिया। इस कारण 1679 में दिलेर खान ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। दक्षिण में नवनियुक्त राज्यपाल शाह आलम की शत्रुता तथा मराठों का मसूद का सहयोग प्राप्त करने के कारण बीजापुर विजय करने में असफल न हो सका। 1681 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा। उस समय बीजापुर की ऐसी कोई अव्यवस्थित दशा थी। दक्षिण में तीसरी शक्ति मराठों की थी, जिसने अपने नेता शिवाजी की अध्यक्षता में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। यानी बीजापुर और गोलकुंडा से निरंतर औरंगजेब ने युद्ध किया, किंतु उन्हें वहाँ बाद में सफलता नहीं मिली। किंतु तीसरी शक्ति शिवाजी थी, जिन्हें अपने नेता शिवाजी की अध्यक्षता में प्रतिष्ठा प्राप्त की। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले प्रारंभ में अहमदनगर के सुल्तान का एक छोटे से जागीरदार थे, परंतु अंत में राज्य में सम्राट निर्माता के पद पर जा पहुंचे। 1636 में शाहजहां ने शाहजी को परास्त किया। उसके पश्चात शाहजी ने प्रमुख हिंदू सेना नायक के रूप में बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी की। शाहजी ने पूना की जागीर अपने पुत्र शिवाजी को दे दी, जबकि उसके दूसरे पुत्र व्यंकोजी को आरकट जिले में शाहजी का राज्य वंशानुगत पद प्राप्त हुआ। शिवाजी का उद्देश्य दक्षिणी हिंदुओं को नेता बनकर उद्धारकर्ता बनना था। इस कारण 20 वर्ष की आयु में शिवाजी ने विजय प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। बीजापुर के कई दुर्गों को छीन लिया। जावली के राज्य को विजय कर उस राज्य का उनका दुगना हो गया। 1656 में पहली बार शिवाजी अहमदनगर और जुन्नार के पर आक्रमण करके मुगलों से टक्कर ली, परंतु उस समय दक्षिण का राज्यपाल औरंगजेब था, परंतु
प्रत्युत्तर में मराठों के गांव को ध्वंस करना शुरू कर दिया। 1657 में बीजापुर ने मुगलों के साथ संधि कर ली। शिवाजी ने भी उस समय आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय औरंगजेब उसे ऊपरी दिल से क्षमा कर दिया, परंतु सत्य यह है कि उत्तराधिकारी के संघर्ष के समाप्त हो जाने के बाद औरंगजेब शिवाजी की शक्ति पूर्णतः समाप्त कर देना चाहता था, क्योंकि उस समय यह घटना घटी कि उसे उत्तराधिकारी संघर्ष लड़ना था। अतः वह वापस उस समय संधि कर ली, किंतु दिल से औरंगजेब ने शिवाजी को माफ़ नहीं किया, बल्कि उसके राज्य को समाप्त करना चाहता था। दक्षिण में औरंगजेब की अनुपस्थिति के समय शिवाजी ने कोंकण को विजय किया। उसने कल्याणी, भवानी मंडी, माहुली पर अधिकार कर लिया। अंत में बीजापुर राज्य ने शिवाजी की शक्ति को परास्त करने के लिए भीषण तैयारी की। इस कार्य को पूरा करने के लिए अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, परंतु शिवाजी पहले ही भांप गए थे कि अफजल खां विश्वासघात करके उन पर आक्रमण करेगा। शिवाजी ने भेंट के समय 1659 को उसकी हत्या कर दी और उसकी सेना को मार भगाया। जब दक्षिणी कोंकण तथा कोल्हापुर के जिलों पर अधिकार कर लिया, 1660 में बीजापुर राज्य ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए पुनः आक्रमण किया। बीजापुर के सेनापति सिद्दी जौहर ने उसे पहला के दुर्ग में घेर लिया और दुर्ग खाली कर देने पर विवश किया। ठीक इसी समय दक्षिण में मुगल वायसराय शाइस्ता खान ने पुनः चक्कन के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने शाइस्ता खान की सेना को कोंकण में पराजित किया। मुगलों से 10 वर्ष तक लड़ता रहा। इसमें उसने विविध सफलताएं प्राप्त की। 1663 की अर्धरात्रि में शाइस्ता खान के डेरे पर सहसा आक्रमण कर दिया, जिससे शाइस्ता खान घायल हुआ। उसका पुत्र, एक सरदार, 40 सेवक तथा 6 स्त्रियां मार डाले गए। इसके अलावा उसके 2 अन्य पुत्र, अन्य लोग घायल हुए। इस आक्रमण से शाइस्ता खान बुरी तरह घबरा गया। औरंगजेब ने उसे दरबार में वापस बुला लिया। इस आक्रमण के पश्चात शिवाजी ने सूरत को घेर लिया और वहाँ से खूब लूट मार की और बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए, जिनकी मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए होगी उस समय। अब औरंगजेब ने जयसिंह को आवश्यक निर्देशों सहित शिवाजी को काबू करने के लिए भेजा। अब जयसिंह जी को भेजा। जयसिंह महान सेनानायक कूटनीतिज्ञ था। इस कार्य को करने में सफल रहा। चतुर कूटनीति से काम प्रेरित शिवाजी को चारों ओर उसके शत्रुओं का जमघट पैदा कर दिया, जिसके बाद राजा जयसिंह ने पुरंदर का दुर्ग पर घेरा डाला और इसके साथ ही उसने मराठों के गांव को लूटने जलाने के लिए सेना भेज दी। जब पुरंदर की पराजय होने वाली थी, शिवाजी ने दुर्ग को मुगल अधिकारियों को हाथों सौंप दिया। जयसिंह से वार्ता करके 21 जून 1664 को संधि कर ली, जिसके अनुसार शिवाजी 65 को संधि कर ली और जिसके अनुसार संधि के अनुसार 1/4 भाग मुगलों को सौंप दिए जाएंगे, 3/4 भाग और मुगलों के यहाँ शिवाजी नौकरी करेंगे। 5000 घुड़सवारों की एक सेना भेजने का भी वादा किया। उसने मुगलों के बीजापुर के आक्रमण की वफादारी के साथ सहयोग दिया। इस महान सफलता के पश्चात जयसिंह शिवाजी की बड़ी बड़ी आशाएं दिलाकर उन्हें आगरा सम्राट से भेंट करने के लिए लेके आए, राज्य करने में सफल रहे। 1666 को दीवानी आम में शिवाजी का सम्राट से परिचय कराया गया। उसे उस लाइन में खड़ा कर दिया जिसमें 5000 मनसबदार खड़े थे। शिवाजी ने इस व्यवहार को अपना घोर अपमान समझा और उन्हें खुले दरबार में इसका जोरदार विरोध किया और गश्त खाकर गिर पड़े। इस कारण उन्हें आगरे के जयपुर भवन में कैद कर लिया गया और दरबार उसके लिए निषेध कर दिया गया। परंतु 3 मास को कैद भुगतने के बाद अपने पुत्र संभाजी के साथ मिठाई के बड़े बड़े टोकरों में छिपकर बाहर निकल गए। 25 दिन की कठिन यात्रा करके वे दक्षिण में महाराष्ट्र पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का समाचार पाकर औरंगजेब आग बबूला हो गया, भूचक्का रह गया। उसने शिवाजी को पकड़ने के लिए संभव साधनों का प्रयोग किया, परंतु सफल न हुआ। महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी ने औरंगजेब से संधि कर ली, जिसके अनुसार सम्राट ने उन्हें स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। 3 वर्ष तक शिवाजी ने मुगल सीमा में कोई आक्रमण नहीं किया। 1670 में शिवाजी और मुगलों में फिर लड़ाई हो गई, जिसके कारण शिवाजी ने अपने राज्य का समस्त भागों और दुर्गों पर पुनः अधिकार कर लिया। उसने 1665 की संधि जो मुगलों से की गई थी और उन्हें जो किले सौंपे थे वो वापस मिल गए। 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा गया। इसके पश्चात शिवाजी ने औरंगाबाद तथा मुगलों के बगलाना, खानदेश, बरार के प्रांतों पर आक्रमण किए और अनुभवी प्राप्त मुगल सेनानायकों की सेनाओं को भी अनेकों बार परास्त किया। शिवाजी की इन साहसी विजयों के कारण औरंगजेब अत्यंत चिंतित हो उठा। उसने बहादुर खां
को, जो बाद में खानजामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए भेजा। संभव हो सके तो शिवाजी का दमन करने का भी कहा। खान जहां 5 वर्ष तक राज्यपाल रहा, परंतु यह कार्य करने में सफल नहीं हुआ, यानी वह न शिवाजी को पकड़ पाया न उसको मौत के घाट उतार पाए। उधर शिवाजी एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने दक्षिण के मुगल साम्राज्य के नगरों से चोट भी वसूल की और रामनगर तथा जौहर पर विजय प्राप्त कर ली। शिवाजी ने 1674 को रायगढ़ में स्वतंत्र छत्रपति राजा के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके पश्चात उन्होंने कर्नाटक, मैसूर के भागों पर अधिकार किया। 1671 में बीजापुर के सुल्तान के स्थान पर शासन करने वाले सिद्दी मसूद ने शिवाजी से संधि की। शिवाजी ने बीजापुर को मुगल प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए संधि के अनुसार अपना पूरा सहयोग दिया, परंतु रणमस्त खान ने शिवाजी को लगभग अपने जाल में फंसा लिया और वहां अपना लूट का सारा माल 4000 मनुष्य को खोकर भाग निकले में सफल हो सका। इस कारण उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, लौटते समय बीमार हो गए। 14 अप्रैल 1680 को वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद उनके जीवित पुत्र संभाजी बिना किसी विरोध के उनका उत्तराधिकारी चुन लिए गए, यानी जब तक जीवित थे औरंगजेब से लोहा लेते रहे। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके पुत्र संभाजी ने इनका कार्य संभाला और उनके उत्तराधिकारी बने। संभाजी ने भी अपने पिता की भांति दक्षिण में मुगल प्रदेशों पर आक्रमण की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने 1681 में बुरहानपुर पर आक्रमण किया और उसे खूब लूटपाट की। जून में शाहजादा अकबर को दुर्गादास राठौड़ के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उसने अकबर को शरण दी, दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया। अकबर और संभाजी की प्रस्तावित विस्तृत संधि निश्चित करने के लिए बातचीत चल रही थी। उसी समय औरंगजेब मेवाड़ नरेश जयसिंह से संधि कर लेने के बाद बुरहानपुर पहुंच गया। उसने पुत्र आजम के नेतृत्व में दक्षिण में शक्तिशाली सेना अकबर के पीछे भेजी। स्वयं जल्दी 1681 में बुरहानपुर पहुंचा। उसने संभाजी पर जबरदस्त आक्रमण किया। उसने महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए 4 सेनाओं को विभिन्न दिशाओं से भेजा। सैयद हुसैन अली खां को उत्तरी कोंकण, सिहाबुद्दीन को नासिक तथा रोहिल्ला खां को और शहजादा शाह आलम को अहमदनगर जिले भेजा दिया, ताकि मराठा लोग कोई आक्रमण करें तो उनके जिलों उनकी रक्षा कर सके। शहजादा आदम को मराठा लोगों की रसद बंद करने और बीजापुर सुल्तान को मराठा किसी भी प्रकार की सहायता को देने से बीजापुर भेजा गया था, न दे। परंतु 1682 में सम्राट को भी इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। 1683 में समस्त सेनाओं को वापस बुलाना पड़ा। सौभाग्य से इसी समय संभाजी ने पुर्तगाली प्रदेश पर अधिकार कर लिया और मुगलों से संधि कर ली। शहजादा अकबर को संभाजी की ओर से कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण निराशा हुई। उसने अपना निवास स्थान पाली छोड़कर पुर्तगाल प्रदेशों में जाकर वहां के जहाज से सवार होकर फारस के शाम के शरण लेने का निश्चय किया, परंतु दुर्गादास और संभाजी के प्रधानमंत्री कवि कलश ने उनका बेगुरुल्ला लौट आने के लिए राजी कर लिया। यहाँ उसने फारस जाने के लिए जहाज भी खरीद लिया और फारस की यात्रा करने वाला ही था। अकबर ने 1 और वर्ष आलस्य में खो दिया, क्योंकि संभाजी की ओर से पर्याप्त सहायता न हो सकी। संभाजी के दरबार में मराठा सरदार प्रधानमंत्री कवि कलश बहुत स्पर्धा रखते थे। यही उत्तर तकाने कुछ ब्राह्मण था, अतः मराठे उसे विदेशी समझकर उससे घृणा करते थे। इस कारण संभाजी अकबर को कोई सहायता न दे सका। अकबर अपने पिता पर कोई आक्रमण नहीं कर सका। औरंगजेब ने रायगढ़ के दरबार में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1683 में पुनः आक्रमण की योजना बनाई। जंजीरा की सिद्धि को अकबर की क्रिया का पूरा ज्ञान रखने का निर्देश दिया। शाह आलम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना मराठा प्रदेश पर जोरदार आक्रमण करने के लिए कोंकण की ओर भेजी गई। साथ में पूना, नासिक, अक्कलकोट के लोगों पर आतंक जमाने और उन्हें मराठा छत्रपति की सहायता न देने के लिए सेना के दस्ते नियुक्त किए। सावंतवाड़ी में प्रवेश कर शाह आलम ने विचोवली पर अधिकार कर लिया और विश्वासघात द्वारा गोवा पर अधिकार प्राप्त करने की योजना बनाई। इससे पुर्तगाली लोग शहजादे से रुष्ट हो गए। उन्होंने शहजादे को अन्न देना बंद कर दिया। शाह आलम मराठों के गांव को लूटता जलाता हुआ उत्तर की ओर बढ़ चला, परंतु अकाल पड़ जाने के कारण विवश होकर गोवा लौटना पड़ा। शाह आलम को रामगढ़ दर्रे से लौटना पड़ा और उसका लगभग 1/3 सेना, माल ढोलने वाले पशु आदि संख्या में नष्ट हो गए। विवश होकर शहजादे ने मराठों के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त नहीं की। मुगलों ने मराठों को एक बार परास्त किया। 1686 में शहजादे अकबर को निराश होकर राजपुर छोड़कर फारस के लिए रवाना होना पड़ा।
जनवरी 1688 में अकबर फारस के दरबार में जा पहुंचा। मुकर्रम खां के नेतृत्व में दूसरी मुगल सेना रत्नगिरी से 22 मील दूर संगमेश्वर में, जहां शंभूजी ने शरण ली थी, शराब पीने का आमोद प्रमोद में व्यस्त थी, शंभूजी के डेरे पर सहसा आक्रमण कर दिया। 1689 को संभाजी को अपने मंत्री का विकलांश 25 अफसरों सहित कैद कर लिया गया। इन लोगों को नक्कल की तरह कपड़े पहनाकर एक लंबे जुलूस के साथ बाजों के साथ बहादुरगढ़ से औरंगजेब के शिविर लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी को इस शर्त पर कि वह अपने समस्त दुर्गों पूरा खजाना सौंप दे, जीवन दान देने को कहा, किंतु मराठा नरेश ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने खुले दरबार में औरंगजेब और पैगंबर को भला बुरा कहा, उसकी पुत्री के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस कारण उसे घोर यातनाएं दी गई। उसके अंगों को एक एक करके 24 दिनों तक लगातार काटा गया, यानी उसकी जो मौत होगी वो हर दिन एक अंग काटा गया। 24 दिन में उसके 24 अंग काटे गए। उसको घोर यातना देकर उसकी मृत्यु हो गई, काटा गया। अंत में 21 जनवरी 1689 में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस प्रकार कवि कलश को भी यातना देकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी संभाजी और इसकी मृत्यु बड़ी हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। इस प्रकार हम देखते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति थी वो किस प्रकार की थी। उस औरंगजेब ने दक्षिण की नीति में शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी दोनों ने मुगलों से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। और अब अगली जो क्लास में हम देखेंगे वो औरंगजेब की बीजापुर साम्राज्य का विनाश, गोलकुंडा का पतन आदि देखेंगे, जो हम इससे अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। और मैंने इस क्लास में आपको जो जहाँ तक कोशिश की है ये समझाने की कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो किस प्रकार घातक सिद्ध हुई। औरंगजेब की जो नीतियाँ थी वो मुख्य रूप से यही थी कि उसकी जो धार्मिक नीति थी उसने साम्राज्य के पतन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उससे जो पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने इस तरह की कोई नीति नहीं अपनाई थी जिससे कि स्थानीय लोग, उसके सरदार, उसके सामंत, उनके सूबेदार उससे नाराज हो। किंतु औरंगजेब ने वही धार्मिक नीति अपनाई जिससे इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँचे। उसने हिंदुस्तान को इस्लामीकरण करने की नीति अपनाई, जिसकी वजह से राजपूत नाराज हो गए, सिख नाराज हो गए, दक्षिण वाले नाराज हो गए, सिया संप्रदाय के जो लोग थे वो नाराज हो गए। एक तरह से उसने घोर यातनाएं देकर इन लोगों पर अधिकार करना, उन पर धर्म थोपना, ये सारी बात न्याय संगत नहीं थी। इसका विरोध करने के लिए राजस्थान में जहाँ मेवात में जहाँ जाट आगे आ गए, सतनामी नावलोल में आगे आ गए, दक्षिण में मराठा आगे आ गए, मारवाड़ में अन्य राठौड़ सरदार आगे आ गए, यहाँ तक कि मेवाड़ के राज सिंह जी ने भी इस नीति का खूब विरोध किया। अतः निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के जो बाद मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है उसमें अगर किसी ने महती भूमिका निभाई है तो वह है औरंगजेब की धार्मिक नीति ने। इस नीति के परिणाम स्वरूप ही इन जगहों पर मुगल साम्राज्य के प्रति जो विद्रोह भड़के और मुगलों के जो पतन का कारण बना वह औरंगजेब की धार्मिक नीति ही उसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास अगली थी।